गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप ऑल यू आर कीपिंग गुड. सो टुडे वी आर गोइंग टू complete the chapter 3 of civics, 9th class. I have already uploaded the first and second chapter in different parts. Please go through the links. So without wasting any time, let's start the chapter. तो आज हम चैप्टर 3 चुनावी राजनीति करने जा रहे हैं. अध्याय 1 में हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए यह ना तो संभव है और ना ही ज़रूरी कि लोग सीधे शासन करें. हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का होता है. तो अब अध्याय 1 में इसमें ये बताया गया है, एक छोटा सा इंट्रो दिया जा रहा है जिसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के बारे में भी छोटा सा एक बता देंगे कि लोकतंत्र में ये संभव नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है कि सीधे शासन लोगों के द्वारा ही किया जाए, मतलब लोग खुद ही अपने ऊपर शासन करें. लोकतंत्र का सबसे एक आम स्वरूप ये होता है कि जो लोग होते हैं, जनता होती है, वो अपने प्रतिनिधि चुनाव कर देते हैं अपने प्रतिनिधियों का, और वो चुने हुए जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो लोग शासन करते हैं जनता पर. तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है. हम शुरुआत यह समझने से करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव ज़रूरी क्यों है और उनकी उपयोगिता क्या है. तो इस चैप्टर में बताया जाएगा कि लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों होती है, कि चुनाव इतने ज़रूरी क्यों हैं. क्या हम बिना चुनावों के शासन नहीं चला सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. तो यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंद्विता किस तरह लोगों को लाभ पहुंचाती है. और इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि जो चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, जिस टाइम पे बहुत सारी पार्टीज़ इलेक्शंस के टाइम पे खड़ी होती हैं, उनमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, प्रतिद्वंद्विता होती है, तो वो किस तरह से लोगों को लाभ पहुंचाती है. फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होते हैं. फिर हम ये समझेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके कारण वो चुनाव लोकतांत्रिक हैं या नहीं है. इस चीज़ का हम पता लगाएंगे. इसी के सहारे हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनाव का अंतर भी कर पाएंगे. और हम क्या देखेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक चुनावों में अंतर क्या होता है. अध्याय के बाकी हिस्से में हम इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे. इस क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक पर नज़र डालेंगे. और हम देखेंगे कि चुनाव किस तरह से होते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, उनके नतीजे किस तरह से घोषित किए जाते हैं. तो यहाँ पे पूरा की पूरा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. हर चरण में हम यह सवाल पूछेंगे कि क्या होना चाहिए और प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है. अध्याय के आखिर में हम इस सवाल पर विचार करेंगे कि भारत में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं. यहाँ हम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के में चुनाव आयोग की भूमिका क्या होती है. एक आयोग होता है जिस पर पूरे चुनाव जो इलेक्शन होते हैं उसका जितना भी काम होता है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी चुनाव एक आयोग होता है उसकी होती है. तो यहाँ पर उसकी कार्य और भूमिका पर भी विचार डालेंगे इस चैप्टर में. तो चलिए, यहाँ पे तो थोड़ा सा इंट्रो हमने किया इस चैप्टर का. अब हम आगे बढ़ते हैं. चुनाव क्यों. तो यहाँ पे जो पर्पल वाला एक एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे हरियाणा के विधानसभा चुनाव का एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. चलो पढ़ते हैं. आधी रात के बाद का समय. उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतज़ार कर रही है. मतलब एक चौराहे पर रात के टाइम पर एक बहुत भारी संख्या में लोग हैं, भीड़ इकट्ठा है, तो वो लोग अपने एक नेता के वहाँ पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं. आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं. और वो जो आयोजन किया गया है जिन लोगों के द्वारा, वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं बार बार कि थोड़ा सा आराम रखिए, पेशेंस रखिए, नेताजी आने ही वाले हैं. कोई भी गाड़ी वहाँ से गुजरती है तो लोग सोचते हैं कि हमारे नेताजी की गाड़ी आई है, तो सब लोग उठ करके खड़े होकर के वो देखने लग जाते हैं. यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं. तो अब जिस नेता के बारे में बात की जा रही है वो हैं श्री देवीलाल जी, जो हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख भी हैं, जो गुरुवार की उस रात को करनाल में भाषण देने के लिए आने वाले हैं. 76 वर्ष के इस नेता को आजकल ज़रा भी फुर्सत नहीं है. उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है और आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है.
पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो बच्चों, मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से स्टैंजा में कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम आगे पढ़ते हैं। यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनावों से जुड़ी एक अखबार की खबर है। तो जो अभी हमने पर्पल स्टैंजा पढ़ा था, तो वो क्या है, वो 1987 में हरियाणा में एक विधानसभा चुनाव हुए थे, उनसे जुड़ी एक न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ निकली थी उसकी एक छोटी सी यहाँ पे कटिंग दी गई है। राज्य में 1982 में कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली सरकार थी। 1982 में उस समय स्टेट में यानी कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तब विपक्ष के एक नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय, तो श्री देवीलाल जी ने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन शुरू किया। लोकदल नामक अपनी नई पार्टी का गठन किया और एक पार्टी भी बनाई जिसका नाम था लोकदल। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बनाया था। अब जब उन्होंने नई पार्टी बनाई है, तब ये जेन्युइन सी बात है कि वो दूसरी जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसके अपोजिशन में ही होगी, कुछ ना कुछ उसके खिलाफ ही बोलेंगे। तो उन्होंने एक मोर्चा बनाया, सभी ने, जितने भी विपक्षी दल थे कांग्रेस के, उन सब ने मिल करके एक मोर्चा दल बना लिया। अपने चुनाव प्रचार में देवीलाल ने कहा, और जब वो अपने चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो देवीलाल ने ये जनता से प्रॉमिसेस किए थे कि अगर उनकी पार्टी ये वाले इलेक्शन जीत जाती है तो वो किसानों, जितने भी फार्मर्स हैं उस राज्य के, और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं यानी कि जो लघु उद्योग करते हैं, जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, उन लोगों के जितने भी कर्ज हैं, उन लोगों के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के जो कर्ज हैं वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे। उन्होंने वायदा किया कि उनकी सरकार का पहला काम यही होगा। लोग तब की सरकार से नाखुश थे। और हुआ क्या था, उस समय जो रूलिंग पार्टी थी, जो उस समय जो गवर्नमेंट थी उस स्टेट में, उससे लोग खुश नहीं थे। वे देवीलाल के जो वादे थे, प्रॉमिसेस थे, उनमें आ गए, उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए। इसलिए जब चुनाव हुए और चुनावों का जब नतीजे घोषित हुए, तब पता चला कि जो देवीलाल जी की पार्टी है वो जीत गई और उनको भारी संख्या में बहुमत मिला है, वोट मिले हैं। लोकदल और उनके सहयोगी पार्टियों को राज्य की विधानसभा की 90 सीटों में से 76, टोटल मिला के जितनी भी एक संघ पार्टी आई थी, टोटल 76 सीटें उन्हीं को मिली थी, जिनमें केवल उन्हीं की पार्टी यानी कि सारी पार्टियों को अगर छोड़ भी दें, और अकेले उन्हीं की पार्टी की 60 सीटें थी और सबके मिला के 76। तो उन्हें उस पर स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 5 सीटें ही लगी थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी जब हार गई। चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया और फिर जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना पद त्यागना पड़ा उन्हें। लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों ने देवीलाल को अपना नेता चुना और उस समय जो विधायक बने थे यानी कि 76 जो सीटें आई थी, उन्होंने देवीलाल जी को अपना नेता चुन लिया। राज्यपाल ने देवीलाल को नए मुख्यमंत्री के रूप में काम संभालने का भी निमंत्रण दिया। तो उस समय अब चीफ मिनिस्टर कौन बन गए थे हरियाणा के? देवीलाल जी। चुनावी नतीजों की घोषणा के 3 दिन के अंदर वे मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तत्काल बाद उनकी सरकार ने एक आदेश जारी करके छोटे किसान, खेतीहर मजदूर और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ़ कर दिया, और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि हम कर्ज माफ़ कर देंगे, तो वो उन्होंने कर दिया। उनकी पार्टी ने राज्य में 4 वर्षों तक शासन किया और राज्य में उन्होंने 4 वर्षों तक शासन किया था। अगले चुनाव 1991 में हुए। इस बार उनकी पार्टी को लोगों का समर्थन नहीं मिला और फिर से कांग्रेस पार्टी जीत गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अब हमने देखा होगा कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उनका टाइम पीरियड फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल में हो रहे हैं, कि कभी 5 में हो रहे हैं, कभी 10 में हो रहे हैं, कभी बहुत लंबे समय तक हुए ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जो भी होती है वहाँ पर एक टाइम पीरियड एक फिक्स होता है कि इस टाइम पर इलेक्शन होंगे। दुनिया में ऐसे 100 से अधिक देश हैं जहाँ जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं, और ऐसा केवल भारत में ही नहीं, ऐसे 100 से अधिक देश हैं जहाँ पे जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है खुद पर शासन करने के लिए।
हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश जो लोकतांत्रिक नहीं है वहाँ भी चुनाव होते हैं, और बहुत से देश ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है पर फिर भी वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। पर हमें चुनावों की ज़रूरत होती क्यों है? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि चुनावों की ज़रूरत ही क्यों है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करते हैं। अब जब ये सवाल पूछ ही लिया गया है चुनावों की ज़रूरत क्यों है, तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चलो इमेजिन करते हैं कि ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे चुनाव ही ना हो। अगर सारे लोग रोज़ साथ बैठें और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनावों के लोगों का शासन संभव है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि लोग सब इकट्ठे हों और जितनी भी जो मुश्किलें हैं, डिसीजंस हैं, जो भी बातें हैं, सब मिलजुल करके फ़ैसला लेते हैं, तो ठीक है, चुनावों की ज़रूरत फिर नहीं होती। पर आप लोग ये सोचिए कि क्या ये चीज़ संभव है? छोटा सा जहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे सब लोग इकट्ठे मिल सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं, फ़ैसले ले सकते हैं, पर इतने बड़े पॉपुलेशन वाले किसी भी कंट्री में ये संभव नहीं है कि सब लोग इकट्ठे बैठें, मिलजुल करके फ़ैसला लें, विचार विमर्श करें और फिर वही रूल फॉलो करें। लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बहुत बड़ी संख्या में जिस कंट्री में लोग रहते हैं, बड़ी पॉपुलेशन वाली जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि सब लोग इकट्ठे हो सकें, सभी विचार विमर्श कर सकें और फ़ैसला ले सकें। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप एक स्कूल का एक क्लासरूम ही ले लीजिए कि जहाँ पर मान लीजिए कि सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, मिल गए और सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई किसी चीज़ से सहमत है, कोई किसी चीज़ से सहमत है, कोई दूसरे की सहमति को नकार रहा है, कोई असहमत हो रहा है। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं जो एक साथ स्वीकार नहीं किए जा सकते, तो एक फ़ैसला नहीं बन पाता है। पर अगर सारे बच्चे मिलकर के अपना एक मॉनिटर बना दें और वो मॉनिटर उन सारे बच्चों के प्रतिनिधित्व करे और उनकी सारी बातें जो भी हो वो बोल कर सुन करके डिसीज़न लेकर के अपनी टीचर से जाकर के बोले, तो वो चीज़ ज़्यादा इजी होगी कि सारे बच्चे मिलजुल करके भीड़ इकट्ठा करके टीचर के ऊपर टूट पड़े। तो बताइए, तो यही एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया था कि एक प्रतिनिधि चुना जाता है जहाँ पे वो प्रतिनिधि जनता की ओर से सारे फैसले लेता है, जो भी जनता की राय होती है, और फिर वो उसके द्वारा ही गवर्नमेंट के ऊपर इस चीज़ का दबाव डाल सकता है या फिर सुना सकता है अपने जनता की बात को। तो यहाँ पे ये होता है लोकतंत्र। ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो, और ये भी संभव नहीं होता है कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाए। चलो गवर्नमेंट बोल भी दे कि सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, हम फैसला लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ना तो हर एक किसी के पास इतना टाइम होता है कि हर बार बैठो, ग्रुप में इकट्ठा हो, विचार विमर्श करो, नए नए डिसीजंस लो, और ना ही बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास ज्ञान होता है उस चीज़ को लेकर के जो फैसले लिए जाने हैं। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो इसलिए अधिकांश देशों में जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है और उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? तो अब ये इस यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या चुनाव के बिना लोकतांत्रिक ढंग से अगर हम प्रतिनिधि चुन लें तो क्या चुनाव मतलब हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? बिना चुनाव के प्रतिनिधि अपने चुन लें, मतलब इलेक्शंस ना करवाएं और अपने प्रतिनिधि चुन लें कि भाई ये एक हमारा लीडर बनेगा और ये हमारे सारे फैसले लेगा, हमारी बातें आगे तक पहुंचाएगा प्रतिनिधि। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा और ज्ञान के आधार पर हो। तो चलो अब एक बात और इमेजिन करते हैं कि अपने प्रतिनिधियों का चुनाव हम इलेक्शन के द्वारा ना करवा करके उनके एक्सपीरियंस और उनके एज के हिसाब से करें। और मान लो अगर जिसके पास सबसे ज़्यादा एज, मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, जो बड़ा है सबसे, जिसकी सबसे एज ज़्यादा है और एक्सपीरियंस भी उसके पास सबसे ज़्यादा है, और उसे हम अपना प्रतिनिधि चुन लें। या फिर
जो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, जो सबसे ज़्यादा ज्ञान रखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे अपना प्रतिनिधि चुन ले। यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो अब ये चीज़ तय करने में भी परेशानी आ सकती है कि भाई कौन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कौन सबसे ज़्यादा ज्ञानी है। अब इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों की भीड़ में आप लोग इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा होशियार है, भाई इसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से लेकर के नहीं हो सकता है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि एक बच्चा अगर इंग्लिश में होशियार है तो वो सारे सब्जेक्ट्स में होशियार होगा ही होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई एक व्यक्ति जो एक सब्जेक्ट में, एक बच्चा एक मैथ्स में होशियार है तो वो सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा होगा ही होगा। या फिर ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो एक सब्जेक्ट में ख़राब है तो सब में ख़राब होगा। तो ज्ञान का, नॉलेज का कोई पैरामीटर तो नहीं होता है। तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी कोई पैरामीटर नहीं तय किया जा सकता। तो अब यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि ये तय करना भी बड़ा मुश्किल है कि कौन सबसे ज़्यादा अनुभवी है और कौन सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसमें भी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मान भी लें कि लोग मिलकर के फैसला ले लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, कौन सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, किसको प्रतिनिधि चुनना है, किसको नहीं चुनना है, तो फिर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। पर क्या ये संभव है? लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये व्यवस्था लोकतांत्रिक कही जाएगी? हम ये कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है कि नहीं है? और मान लीजिए लोगों ने अगर बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति को चुन भी लिया, तो क्या हम इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर पाएगा? क्या वो जनता का पसंदीदा प्रतिनिधि बन पाएगा? ये बात हम नहीं कह सकते हैं। हम ये व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करे? और इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करी जाएगी कि जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया है, क्या वो वाकई में जनता के हिसाब से काम कर भी रहा है? हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बना रहे? अब देखिए, बहुत ही एक अच्छा सा यहाँ पे पॉइंट है कि लोकतंत्र में एक विशेषता क्या होती है कि जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, अपनी पसंद का प्रतिनिधि। अगर वो प्रतिनिधि जनता के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से, समाज और देश की भलाई के हिसाब से कार्य नहीं कर पाता है, तो जनता उसके हाथ में ये पावर होती है कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको बदल दे दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव करके। पर अगर ये एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल वाली बात अगर रहेगी, तो क्या जनता के पास ये अधिकार रहेगा कि वो मतलब बदल सके अपने प्रतिनिधि को? अगर वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है तो ये नहीं रहेगा जनता के पास उपाय, क्योंकि उस समय उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहा जा सकेगा। और लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। साथ में वो प्रतिनिधि अगर जनता की इच्छा अनुरूप समाज की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने प्रतिनिधि को नेक्स्ट इलेक्शंस में बदल भी सकते हैं। पर इस कंडीशन में ये चीज़ नहीं हो पाएगी फॉलो, अगर चुनाव नहीं होंगे तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। तो अब इसमें इस व्यवस्था को करने की ज़रूरत है कि नियमित एक अंतराल पर जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके, कि भाई इतने टाइम तक ये व्यक्ति शासन करेगा, ये प्रतिनिधि, उसके बाद अगर वो ठीक काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर रहा है तो उसे बदल दिया जाए। ये जनता के पास में शक्ति होती है। इस व्यवस्था का नाम होता है चुनाव, और इसी व्यवस्था को कहते हैं चुनाव। तो अब आप लोगों के इस आई होप समझ में आ गया होगा कि चुनाव ज़रूरी क्यों होते हैं, क्यों चुनाव करवाए जाते हैं, इलेक्शंस क्यों होते हैं। बच्चों, मेरे पास कोई यहाँ पर एक पेन नहीं है जिससे कि मैं आप लोगों के सामने आपको दिखा सकूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, टिक कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक में मार्क करते जाइए, वरना आप लोग भूल जाएंगे कि हम कहाँ तक कर चुके हैं और कहाँ से मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ पैरा को, लाइन को वहीं पर स्किप करके। तो आप लोग अपने पेन से मार्क करते जाइएगा। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब चुनाव जो होते हैं इलेक्शंस, उसमें जो मतदाता होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, वो कई तरह से चुनाव करते हैं।
किसी मतलब एक तरीका नहीं है कि भाई इसी बंदे को चुनना है क्योंकि इसमें बस ये क्वालिटी है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो वोटर्स जो होते हैं वो परखते हैं अपने प्रतिनिधियों के। तो उसमें पहला क्या है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो कानून बना सके, सही कानून व्यवस्था लागू कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव करते हैं, और वो ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो सरकार बना सके और अच्छी सरकार बना सके, अच्छे फैसले लेने वाला व्यक्ति चुन सके, देश हित में जो काम कर सके। वे सरकार उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं। अब जब सरकार बनती है, कानून भी बनते हैं, अलग अलग बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, तो उनको अच्छे से दिशा निर्देश किया जा सके, ऐसी किसी पार्टी का चुनाव करते हैं वो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या होते हैं। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही है, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। अब जैसे कि हमें पता है जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे तो इलेक्शंस होते ही होते हैं, पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं पर वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। सो चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं। इसे जांचने के लिए हमारे लिए क्या पैमाने हैं। अब चुनाव तो हो गए, पर वो लोकतांत्रिक हैं कि नहीं है, जो लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं उसके हिसाब से हैं कि नहीं है। अब इस चीज़ को कैसे देखा जाए, कैसे हम पता कर सकते हैं। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण भी लिए थे। फर्स्ट चैप्टर जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो उन लोगों को पता होगा कि उस चैप्टर में कौन कौन से कंट्रीज़ के एग्जाम्पल्स दिए गए थे डेमोक्रेसी के ऊपर, जिसमें साउथ अफ्रीका था, रशिया था, पाकिस्तान था और फ्रांस था। आइए वहाँ सीखें, एक्सक्यूज़ मी, सबक को याद करें और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तों के साथ अपनी बात की शुरुआत करें। पहला, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए। अब इसमें लोकतंत्र की क्या विशेषताएं कुछ बताई गई हैं इसमें, यानी कि हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। अब चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ विशेषताएं बताई जा रही हैं कि ऐसा नहीं है, लोकतंत्र ये नहीं होता कि कुछ गिने चुने व्यक्ति ही वोट दे दें। लोकतंत्र वो होता है जहाँ पे हर वयस्क व्यक्ति को मतदान देने का उतना ही बराबर का अधिकार होता है। जितना पैसे वाले को जो अधिकार है वही गरीब व्यक्ति को जो अधिकार है। ना इसमें कुछ धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई कुछ जात पात, कुछ नहीं होता, ना अमीरी गरीबी कुछ होती है। वयस्क मताधिकार मतलब हर वयस्क व्यक्ति को मत देने का पूरा अधिकार है, इक्वल। उसके भी वोट का वही मोल होगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के वोट का होगा। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होते हैं। और एक लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या होती है कि विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं वोटर्स के पास बहुत सारे, कि वो जो मतलब बहुत सारे जो प्रतिनिधि हैं जो चुनाव में खड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को वो चुन सकें। ऐसा नहीं है कि एक ही खड़ा हुआ है और जनता के पास भैया लोकतंत्र है तो चुनाव तो हो गए, पर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम किसे चुने किसे नहीं चुने। एक खड़ा है तो अब उसी को ही वोट दिया जाएगा, तो ये भी लोकतंत्र की डेफिनेशन में नहीं आता है। जनता के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं प्रतिनिधियों के कि उन्हें किन्हें चुनना है। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए। तीसरी विशेषता क्या है कि जो चुनाव होते हैं वो निश्चित अंतराल पर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जनता ने एक बार चुनाव कर दिए, वोट्स पड़ गए, तो अब उसके बाद गई ज़िंदगी भर की कि एक ही व्यक्ति जो खड़ा है बस अब वही सरकार चलाएगा, कि 5 साल बाद हो रहे हैं, कभी 10 साल बाद हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। निश्चित अंतराल, जैसे कि हमारे देश में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, तो इसी प्रकार से कुछ एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है कि इस अंतराल पर नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे। चौथा, जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। मतलब अब जनता जिसको पसंद करेगी उसी का चुनाव होगा, जो वाकई में सही व्यक्ति होगा। और अगर सही नहीं होगा, वो अपने जनता के क्या कहते हैं उसे, इच्छाओं पर खरा नहीं उतरा, तो जनता नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें बदल भी सकती है।
पांचवा है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से करवाए जाने चाहिए। जो चुनाव प्रणाली हो वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पार्शियलिटी की जा रही है किसी भी व्यक्ति को लेकर के। निष्पक्ष होने चाहिए, वो स्वतंत्र होने चाहिए। लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें, वो इस ढंग से होने चाहिए कि हाँ, लोग बोल सकें इस चीज़ को कि हाँ, हमने अपनी इच्छा से अपने व्यक्ति का चुनाव, अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया है। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनावों में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। अब हमने ये जो शर्तें पढ़ी हैं यहाँ पर चुनाव की, तो ये हमें बहुत ईजी सी लग रही हैं, क्योंकि वाकई में हमारे देश में ये सब चीज़ें फॉलो की जाती हैं। पर बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, आप लोग सोचेंगे ये तो होता ही है सब में, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। पर नहीं, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इन मानकों पर भी खरा नहीं उतरा जाता है, इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी कंट्री में ये जो मानक हैं, अब अपने चुनावों को इनकी कसौटी पर देखेंगे खरे उतरते हैं कि नहीं, कि क्या हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं उन्हें लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता होती है, जो जितनी भी बहुत सारी पार्टीज़ खड़ी होती हैं, उनमें बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं वोट के टाइम पर। अलग अलग सभाएं की जाती हैं, जनता को किसी न किसी तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो ये प्रतिद्वंद्विता होती है, कंपटीशन होता है बहुत सारे प्रतिनिधियों के बीच में। तो क्या ये अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है? इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। और जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि चुनाव एक क्या है, एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो सकता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। प्रतिद्वंद्विता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ होंगी तभी तो प्रतिद्वंद्विता होगी। अगर एक ही पार्टी खड़ी हो रही है तो क्या प्रतिद्वंद्विता हो सकती है? भाई, कंपटीशन करने के लिए कॉम्पिटिटर्स भी तो होने ज़रूरी हैं। कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होंगे तो क्या कंपटीशन, कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा जनता के पास कि हम किसका चुनाव करें। एक व्यक्ति होगा, उसी को वोट देने होगा, वही व्यक्ति जीत जाएगा। तो अब हमें समझ में आया कि प्रतिद्वंद्विता भी ज़रूरी है, वरना ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? पर अब ये बताया गया है कि क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होना अच्छी चीज़ है। चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जब चुनाव होते हैं उनमें जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनमें कुछ नुकसान भी होते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अब बहुत सारे जब प्रतिनिधि खड़े होते हैं तो बस्ती, कॉलोनीज़ जो होती हैं, इनफैक्ट घरों में भी, मान लीजिए किसी घर में 5 भी लोग हैं, बस्ती तो बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है। हम एक छोटे से घर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए घर में 5 लोग रहते हैं, तो अब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो पाँचों लोग मिलकर के केवल एक ही व्यक्ति को वोट दें। सबकी अपनी अलग अलग राय और पसंद भी हो सकती है। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि जो प्रतिद्वंद्विता होती है, इससे जो हमारी जो कॉलोनीज़ होती हैं, इलाके होते हैं, बस्ती होती है, घर होते हैं, वो बट जाते हैं आपस में, उनमें बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। तो आपने भी ये सब चीज़ें सुनी होंगी कि आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई बहुत पार्टी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर। तो विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं, और आपने, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अपने न्यूज़ में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में ये देखा ही होगा कि जो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलते ही रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। कहाँ पर थे हम? पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं, और चुनाव जीतने के लिए जो विभिन्न पार्टीज़ के प्रतिद्वंदी होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बहुत सारे अलग अलग हथकंडे भी अपनाते हैं जीतने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौर जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता।
और यही जो दबाव होता है ना चुनाव जीतने का, ये बहुत एक अच्छी राजनीति को पनपने नहीं देता देश में, क्योंकि लोगों में देश का अच्छा करने की होड़ से ज़्यादा चुनाव जीतने की होड़ ज़्यादा हो जाती है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते, और वे लोग जो वाकई में समाज और देश का भला करना चाहते हैं तो वो भला करते हैं अपने अपने तरीक़ों से, राजनीति में उतर कर के नहीं। इसमें ये बात बोली गई है बुक में कि जो लोग वाकई में ऐसा करना चाहते हैं तो वो राजनीति से दूर रह कर के ही अपने काम करते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, और ये जो समस्याएं आजकल राजनीति में होती हैं, संविधान निर्माता ये सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकते थे उस टाइम पर भी, फिर भी लेकिन उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। लेकिन फिर भी उन्होंने यही प्रक्रिया का चयन किया कि ओपन कॉम्पिटिशन्स होने दो, जो खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में, और बाकी तो फिर जनता के ऊपर ही है कि किसे चुनना है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा होता नहीं है। तो अब ये जो लोग जो हथकंडे अपनाते हैं जीतने के लिए, उसमें हथकंडे कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो जनता से बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर असल ज़िंदगी में वो चीज़ें फॉलोअप नहीं हो पाती हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। तो अब होता क्या है, अब जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो उनमें भी जो दूसरे पेशे के लोग होते हैं, अपना रुपए कमाने की, करियर बनाने की जो होड़ होती है उनमें, तो नेता लोगों में भी ऐसी भावना पैदा होने लग जाती है कि अब हम पहले अपने फ्यूचर के बारे में सोच लें, रुपए इकट्ठा कर लें, अपना करियर बनाने की बात सोच लेते हैं। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। अब ये इसमें बताया गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनमें भाई समाज के में अच्छा करने की भावना ही नहीं होती इसलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनमें समाज में अच्छा करने की भावना हो, देश को आगे पहुंचाने की भावना हो, लेकिन सिर्फ भावनाओं के भरोसे ही सारी चीज़ों को छोड़ देना, मतलब ये जोखिम का काम है कि इनमें तो अच्छी भावना है तो इसलिए इनको जिता दो, बाद में वो भावना सिर्फ भावना ही रह जाती है और कुछ चीज़ें हो नहीं पाती हैं। तो मतलब ये एक ठीक चीज़ नहीं है। यह भी संभव है कि या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हों उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं, देखो यहाँ पे क्या इमेज दी हुई है, अब आप लोग देखिए इस इमेज को, खुद ही समझिए। यहाँ पे ये जो व्यक्ति उल्टा लटका हुआ है, मतलब लटका रखा है एक्चुअली, तो वो बोल रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वादे हैं। फिर ये जो व्यक्ति है जिसने उसको पकड़ा हुआ है वो बोल रहा है मेरे पास वोट है। तो अब बाद में क्या हो रहा है, प्रोमिसेस की पोटली बांध के नेताजी चल दिए, और नीचे देखिए वोटर की क्या इमेज दी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। तो अभी यहाँ पे एक व्यवस्था की बात की जा रही है कि जो जनता से किए हुए वादे पूरे करते हैं, फैसले पूरे करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता है? अब क्वेश्चन एक और फिर से पैदा हो गया कि अब ये चीज़ का फैसला कौन करे कि किसे पुरस्कार मिलना चाहिए और किसे दंड मिलना चाहिए।
इसका सीधा सा जवाब है कि लोग, जनता के ऊपर ये फैसला छोड़ देना चाहिए। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है चुनावी प्रतिद्वंद्विता का। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत भी हो जाएगी। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को, वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो अगले चुनाव में वो जीत नहीं सकेंगे। ये बात भी वो लोग जानते हैं। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देख लेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। सो बच्चों, यहाँ पर हमने अपना चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आई होप मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, कोई घाटा नहीं है, पर हमें ज़रूर एक बूस्टर के जैसा ये काम करेगा। हमें अप्रिसिएशन मिलेगा कि हम आगे भी बहुत कुछ अच्छे से कर सकें। और प्लीज़ मेरे चैनल को, वीडियोस को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बटन नीचे आपको रेड कलर का बटन दे रखा होगा, उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आने वाले जो मैं आप वीडियो कंटिन्यू जो डाल रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।